रुकावट महसूस कर रहा है या फिर उस तरीके से काम कर नहीं पा रहा? क्या वजह है कि कश्मीर के इशू को हम थोड़ा सा स्लो पेस पर ले गए हैं? जमशेद इकबाल चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनसे सवाल उठाती हूँ मैं। जमशेद साहब, ये सवाल कई बार उठाया गया है कि हमारी कश्मीर कमेटी, चलें नून लीग के दौर को छोड़ दें, उस वक्त मौलाना साहब थे, उन पर तनकीद भी बहुत होती थी कि कुछ नहीं करती है कश्मीर कमेटी। आज ये कश्मीर कमेटी जिसके अब चेयरमैन शरियार आफरीदी साहब हैं, ये कश्मीर कमेटी अब तक क्या कुछ कर चुकी है? मुझे तो कुछ इल्म नहीं है, अगर आपको इल्म है तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि ये वो मामला है जिसके लिए वज़ीर आज़म खुद सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। देखें, इसमें हमारा जो आप कह लें कि फ़ॉरेन पॉलिसी है, दो नुक्तों पे मबनी है। एक ये कि हम अपनी ट्रेड को प्रमोट करें, यानी एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, आप कह लें कि टेक्नोलॉजी बाहर से लेके आएँ, इन्वेस्टमेंट लेके आएँ, अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो उसको बाहर भेजें। और दूसरा है नुक्ता उसका कश्मीर। सो बेसिकली दो मेन पिलर हैं हमारी खारजा पॉलिसी के। और हमारी जितने भी आप कह लें कि वज़ारत ख़ारजा की बात कर लें, लॉबिस्ट की बात कर लें, ओवरऑल जितने इंटरनेशनल फोरम हैं उन पे हमारी एफ़र्ट्स की बात कर लें, या हमारी एम्बेसीज़ की बात कर लें, हर जगह पे हमारा जो सारे के सारा फोकस है वो इन दो चीज़ों पे है। सो मैं समझता हूँ कि कोई एक दो चार एक्शन गिनवाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल ही सारी की सारी जो लॉबिंग है, खारजा पॉलिसी है, जो हमारी अलाइनमेंट है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो सारी की सारी उन्हीं मुल्कों के साथ है कि जो हमें कश्मीर पे सपोर्ट करते हैं। नहीं, वो तो है जमशेद साहब, लेकिन मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो था वो कश्मीर कमेटी के हवाले से था। कश्मीर कमेटी का काम ही यही है ना, तो कश्मीर कमेटी ने अब तक इस हवाले से क्या काम किया? देखिए, कश्मीर कमेटी तो एक लिमिटेड चीज़ है कि आप कह लें कि एक चेयरमैन है और उसका कुछ स्टाफ है। बेसिक काम तो आपका एम्बेसीज ने करना है, बेसिक काम आपका वज़ारत ख़ारजा ने करना है, आपकी गवर्नमेंट ने करना है, प्राइम मिनिस्टर ने करना है, आपके प्रेसिडेंट ने करना है, आपके जो स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस हैं उन्होंने करना है। सो कश्मीर कमेटी तो एक लिमिटेड स्कोप है कि वो एक आप कह लें कि एक्सक्लूसिव कश्मीर पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया कि सिर्फ दो नुक्ते, 80% जो वर्किंग है वो दो नुक्तों पे है, कश्मीर और आप कह लें कि इकनॉमिक इम्प्रूवमेंट, ये दो नुक्तों पे है। लिहाजा कश्मीर कमेटी की जो बात है, कश्मीर कमेटी की जो एक्टिविटीज़ हैं, वो बहरहाल आप कह लें कि उनका जिक्र अलहदा करना, या वो कितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं या फोकस कितना ज़्यादा है, ये तो छोटी बात है। मैं कहता हूँ पूरी गवर्नमेंट इस पे नहीं, ये छोटी बात नहीं है। चले, आपका पॉइंट आया जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये छोटी बात इसलिए नहीं है कि कश्मीर तो हमारी शहरग है, ये पाकिस्तान का बयानिया है। हमारी कश्मीर कमेटियां जो माजी की हुकूमतों की थी, जब उन पर हम तनकीद करते हैं तो आज की हुकूमत जो कश्मीर कमेटी है उसे सवाल करना हमारा हक बनता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, कोई सेकेंडरी चीज़ नहीं है। जो जिसका काम है, अगर वो अपना काम नहीं करेगा तो फिर काम उस तरीके से हो नहीं पाएगा। गजनफर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। गजनफर साहब, बड़ा आम नुकता आप उठा रहे थे सर, और ज़ाहिर जो कानूनी हैसियत को तब्दील किया इंडिया ने, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं और पाकिस्तान किन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकता है आगे जाकर? समझिए, बात यह है कि जिस तरह या अगर आप रियलिटी में सोचना शुरू करें 2 सेकंड के लिए, तो जो कश्मीर का मामला जहां पर पहुंच गया है वो बुनियादी तौर पे एक फोर्सफुल ऑक्यूपेशन का मामला है, और जिसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है मजहब हिंदुत्व के और सेफ्रॉन टेररिज्म के नाम पे उसको इम्पोज किया जा रहा है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर आप टोटल फिगर लगाएं तो अभी तक ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल की टोटल कैलकुलेशन लें तो अभी तक कहते हैं कि 10 लाख कश्मीरी हैं जिनको मार दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके फिगर्स कहते हैं। और उसके बाद को 11-12 हज़ार औरतें हैं जिनको रेप किया गया लिटरली, और इनमें से एक ऐसा भी रेप है जिसमें ह्यूमन राइट्स वॉच 100 कहती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल 72 कहती है। औरतों को एक लाइन में खड़ा करके इंडिया की एक यूनिट है अपना, उसने उनके बाल बच्चों के सामने उनको रेप किया। उनके ऊपर जब मुकदमा बना तो हाई कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। अब तो ये जो चीजें हैं ये बुनियादी तौर पे एक वहाँ मजहब की बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डिवीजन नजर आ रही है। और जब बैक हैंड पे आप देखती हैं जाके वेस्टर्न पास्ट को, तो इस वक्त दुनिया में एक हिंदुत्व का, एक क्रिश्चियन अपना हाई का नया कॉन्स का, और एक ज़ियोनिस्ट लॉबीज जो है उनका एक मजहब की बेसिस पे नेक्सस चला हुआ है।
अब इसके अंदर कश्मीर के मसला जब आता है तो उसमें फिर दुनिया का रिएक्शन हम देखते हैं कि जी दुनिया का क्या रिएक्शन है इस मसले पे। अगर कश्मीर में चले आप न कहें मुसलमान नहीं है, कम अज कम वहाँ पे ह्यूमन बींग्स तो हैं, औरतें तो हैं, बच्चे तो हैं, तो उसके ऊपर दुनिया का उस हिसाब से एक खित्ते के लिए अगर यूएनओ कोई अपना एक क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरिया में ईस्ट तिमोर में जाकर रेफरेंडम करा सकती है या वहाँ पे वो इंटरवीन कर सकते हैं, तो यहाँ पे वो क्यों इंटरवीन नहीं करते? तो समझने की जरूरत है क्यों इंटरवीन नहीं करते। और वो इसलिए इंटरवीन नहीं करते कि आज जो फ्रांस के सदर के खिलाफ जो अपना आवाज उठ रही है, और इसके साथ साथ आप देख लीजिए दुनिया में इमरान खान ने अभी जो इस्लामोफोबिया के बारे में लेटर लिखा है, ये वो चीजें हैं जो दुनिया को रोक रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? अब क्योंकि हमें पहले तो थीसिस पहचाने कि क्या करना है, अब उसके अंदर हमने जो करने हैं, पहला तो ये है कि एक तो चीज है कि चलो जी हमला कर दो तो कश्मीर का कब्जा कर लो। अगर हमला हो गया तो कश्मीर का कब्जा नहीं होगा, फिर तो दोनों मुल्क न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे खड़े हैं, चले जाएंगे, वो भी तबाह हो जाए, फिर ना वो रहेंगे ना हम रहेंगे, तो कौन मसला हल करेगा? मसला है कि वहाँ के लोगों की वेलफेयर के लिए जो ऑलरेडी इतने अंडर प्रेशर है, जिनको ऑलरेडी मारा जा रहा है, उसमें ये जरूरत इस अमर की है कि आप कश्मीर के इशू को इन लिटरल सेंस दुनिया में एक्सपोज करें, दुनिया में लेके चलें, दुनिया की हुकूमतों के साथ लेके चलें, और उसके अंदर पाकिस्तान की हुकूमत का किरदार, आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री का किरदार, कश्मीर की जो हुकूमत है उसका किरदार, और उसके साथ साथ आप कश्मीर कमेटी का किरदार बहुत अहम हो जाता है। सबका किरदार जब अपने लोगों के दिमागों को एजुकेट करना है, तो अब हमारे यहाँ दुख की बात मुझे जो नजर आती है, आज भी गाल मुनीर अकरम साहब जो है वो इमरान खान साहब को मिल रहे हैं, प्रेस में मैं पढ़ रहा था, लेकिन मुनीर अकरम साहब भी जब से वहाँ गए हैं, जिनको भेजा गया है अपना मरिया लोधी को हटा, मुझे तो कोई वहाँ एक्टिविटी नजर नहीं आई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपना शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद कहा था कि जी हम हर एम्बेसी में कश्मीर डेस्क बनाएंगे, और वहाँ मैं एम्बेसडर्स को और लोगों को कहूँगा कि आप इंटरेक्ट करें वेस्टर्न प्रेस से, वेस्टर्न मीडिया से, और वेस्टर्न लोगों से इंटरेक्ट करें, और वो कश्मीर के मसले को लेकर उसके अंदर तो कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आई। इसका मतलब है कि आपने थ्योरेटिकली, अब तो सिर्फ डिप्लोमेटी या थ्योरेटिकली जिस चीज को लेकर आगे चलना है, उसमें जिस वक्त तक ये सब सारे अदारे डबटेल नहीं हो जाते, कश्मीर कमेटी का काम क्या है? वो कश्मीर कमेटी पाकिस्तान के अंदर बैठ के कुछ काम नहीं कर सकती। एक पिछले दिनों में ऐसे जेन्युइन प्रॉब्लम आ गई पूरी दुनिया में, कोविड आ गया, नेचुरली कोई बाहर नहीं जा सकता था, आप मुल्क के अंदर रह के चीजों को वो इमरान खान साहब करते भी रहे, लेकिन सिर्फ इमरान खान साहब हैं या शाह महमूद कुरैशी, यही सवाल तो मैं भी उठा रही हूँ गजनफर साहब कि ये कुछ छोटा मामला नहीं है, कश्मीर का मामला है, ये कोई आज शुरू नहीं हुआ कि हम कहें कि ये तो 1 साल पहले हुआ है अब काम करेंगे। ये 73 साल की दास्तान है, वो कब से जुल्म सितम सह रहे हैं किसी वजीर आजम, और सिर्फ एक वजीर खारजा का मसला नहीं है। मुर्तज़ा, मुझे अफसोस इस बात का है कि आज भी हम ये सवाल ढूंढ रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें ऐसा कि कश्मीर के जो हमारे भाई बहन हैं उनका जुल्म सितम जो उन पर इतना हो रहा है, मेरे तो अल्फाज कांपते हैं कि 100 ख़वातीन की इस्मत दरी, इतने लाखों कश्मीरी बहन भाइयों को शहीद कर देना, और आज भी हम ये बात कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहमियत का हामिल है कि आज अगर हम ये पॉलिसी सोच रहे हैं कि हमें इस हवाले से क्या करना है, वहाँ पे आप देखें कि नौजवान अब तीसरी नस्ल है जो वहाँ पे जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है, और उनमें जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, इस तरह के वाक़यात भी हैं जो काबिल शर्म और काबिल नदामत हैं, जिनका जिक्र भी नहीं किया जा सकता जी। तो ऐसी सूरत हाल में हमने बहुत लेट सही, लेकिन हमने एक बयानिया ज़रूर शुरू किया कि बुनियादी तौर पे भारत दहशतगर्द है और वो दहशतगर्दी कर रहा है। बिल्कुल। आपने यूएनओ की कुछ हफ्ते पहले एक रिपोर्ट देखी थी जिसमें ये बात डिस्कस हुई है कि भारत के अंदर कौन कौन से ऐसे बैंक्स हैं, कौन कौन से ऐसे अदारे हैं जो दहशतगर्दी के फ़रोग के लिए फंडिंग कर रहे हैं और उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह की हमें भी वो नैरेटिव बिल्ड करना था ताकि दुनिया के सामने रखी जाए बात कि दहशतगर्दी कौन करवा रहा है और किन के ऐसे कैंप्स हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हुए दीगर जो ममालिक हैं ख़ित्ते के, उनको इस तरह से ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेटजिकली अगर हम ये देखते हैं तो दो तरफ से पाकिस्तान को इस तरह के ख़तरात का सामना है, एक कश्मीर की जानिब से और दूसरी जो हमें सूरत हाल नज़र आती है उसमें अफ़गानिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी की बात जो हिंदुत्व का नज़रिया है वो कर रहा है।
गुज़िश्ता दिनों में आप देखें कि अजीत डोवल जो है वो ये सबक देता हुआ पाया जाता है कि हम अब डिफेंसिव नहीं रहेंगे, हम ऑफेंसिव जो पॉलिसी है उसको लेके आएंगे, एग्रेसिव पॉलिसी की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान के साथ एग्रेसिव करेंगे। बात ये है कि एग्रेसिव क्यों? क्या पाकिस्तान ने कभी खुद इस तरह का कोई एडवेंचर किया? आप लोगों ने एडवेंचर करने की कोशिश की जिसको पाकिस्तान ने काउंटर किया। और अब पूरी दुनिया अगर इंडिया के साथ इस तरह से खड़ी है तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारी एक जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, मुआशी जी हाँ, ऐसा ही है मुर्तज़ा, हमने इस तरह तवज्जो नहीं दी। जब पर्सनल इंटरेस्ट ममालिक के आ जाते हैं तो वो ज़ाहिर फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के देते हैं। पॉइंट टेकन। ब्रेक मुझे लेनी है। गजनफर साहब का शुक्रिया। राना अरशद साहब से आके उनका भी मौक़िफ़ लेंगे, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर बहुत तनकीद हुई कश्मीर के हवाले से। कश्मीर कमेटी ने उस वक्त भी कुछ करके नहीं दिया और कश्मीर कमेटी आज भी कुछ करके नहीं दे रही है। तो क्या हम इसको ऐसे ही छोड़ दें और जाने दें कि नहीं और लोग तो काम कर रहे हैं? तो कौन लोग काम कर रहे हैं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू द शो। मिशाल मलिक साहिबा, जिनके शौहर यासीन मलिक कई सालों से सऊते झील रहे हैं, वो भी आज ये कह रही हैं कि 50 साल डायलॉग को दिए हैं, लेकिन ये डायलॉग से मसला हल नहीं हो रहा। तो ये मसला हल कैसे होगा? राना अरशद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी तो उन पर बहुत तनकीद की जाती थी कि कश्मीर कमेटी कुछ काम नहीं करती, उस तरीके से यूएनओ में आवाज़ नहीं उठाई जाती। वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जब थे तो उनकी जानिब से फिर ये कहा गया कि कश्मीर का मामला उस तरीके से उठाया ही नहीं गया। आपको क्या लगता है कि क्या रुकावटें थीं उस वक्त? अगर उस तरह से काम नहीं किया गया या कश्मीर कमेटी उस तरह से फ़ाल नहीं थी तो कोई रुकावटें थीं इस मामले में या फिर कुछ और अवामिल थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समिया रज़वान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके टीवी चैनल को अप्रिशिएट करता हूँ कि आप हमेशा कौमी इश्यूज़ पर बात करते हैं और मकबूजा कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है। जैसे मैं समझता हूँ कि मुर्तज़ा साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसी तरह मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप थोड़ी सी मेहरबानी फरमा कर देखेंगे कि 2016 में जब यूएनओ का इजलास था सितंबर में, तो मियाँ नवाशी साहब 2 दिन पहले खुद मुजफ्फराबाद जाते हैं। तमाम हरियत पसंद लीडरशिप से डायलॉग करने के बाद वो यूएनओ में जाकर बुरहान वानी की शहादत से लेकर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्पीच ही मकबूजा कश्मीर पर थी और वहाँ से ही डायरेक्शन पास की पाकिस्तान की पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन की, और पूरी दुनिया में अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुश्तरका मेंबरान असम्बली के डेलीगेशन बनाकर भेजे, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर का केस मज़ीद मजबूत भी हुआ। इंडिया और उनके बिग बॉस को जुर्रत ना हुई। लेकिन अब देखना ये है, हुकूमतें सियासी पार्टीज आती जाती रहती हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव वो पाकिस्तान का जो है वो मकबूजा कश्मीर के केस के मैं समझता हूँ मुद्दई होते हैं। अब खान साहब बताएं कि तकरीबन 13 माह हो चुके हैं जब नरेंद्र मोदी साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन में ये कहते थे कि 370 आर्टिकल और 35A का खात्मा कर देंगे, तो खान साहब इधर बैठकर कहते थे कि मोदी साहब जीतेंगे तो कश्मीर का मसला हल होगा। फिर खान साहब ने कौमी असम्बली में बिल्कुल ऑन एयर ये कहा कि वो मोदी साहब से टेलीफोन पर बात करना चाहते क्या हैं। आपको इस पर कोई एतराज है कि वजीर आज़म इमरान खान ने जो यूएन में तकरीर की वो बेहतरीन तकरीर थी कश्मीर के अवाम के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, इस्लामोफोबिया के हवाले से? क्या वो आपको पसंद नहीं आई? मैंने ये नहीं कहा कि खान साहब ने तकरीर अच्छी नहीं की। खान साहब ने तकरीर की। अच्छा। और ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने सालसी बनने का रोल प्ले करने का कहा। अब आप मुझे बताएं कि तकरीबन 13.5 माह हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि कश्मीर के लिए जुमातुल मुबारक के दिन आधा घंटा जो है वो एहतजाज करेंगे, खड़े होंगे या रैलियां निकालेंगे। तो मुझे बताएं, ये जुमातुल मुबारक जो गुजरा है
इस जुमातुल मुबारक में कहाँ कहाँ पर अच्छा ये बताएं राणा साहब, मैं तो सवाल कर रही हूँ ना, ये रैलियां निकालने से, जुम्मे के दिन आधा घंटा खड़ा होने से क्या ये कश्मीर का मसला हल हो जाएगा? ये 73 साल पुराना मसला कमेटी का चेयरमैन कौन है? राणा साहब यही सवाल तो मैं आपसे कर रही हूँ ना, सवाल मैं उनसे कर रही हूँ कश्मीर कमेटी के हवाले से। आप अपनी बात बताएं, नहीं लेते, आप अपनी बात बताएं ना, उनकी कश्मीर कमेटी का सवाल मैं उनसे कर रही हूँ। आपके दौर में कश्मीर कमेटी ने क्या किया था? अच्छा आप बताएं। बिल्कुल साइड कॉर्नर हो चुके हैं, मिनिस्टर कश्मीर नजर नहीं आते, फॉरेन ऑफिस जो है वो कश्मीर का अच्छा तो मौलाना साहब जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो कितना काम किया था उन्होंने कश्मीर के हवाले से? हम समझते हैं ये फजूल बहस है। ने अपना रोल प्ले किया था, आज भी कश्मीर के इशू पर हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। अच्छा, गवर्नमेंट को भी अपने साथ खड़ा होना होगा, गवर्नमेंट को भी अपना रोल प्ले करना होगा, चले पॉइंट टेकन, हाईलाइट करना होगा। पॉइंट टेकन। जमशेद इकबाल चीमा साहब, ये ऑपोजिशन मुतालबा कर रही है कि हम तो कश्मीर ज़ाहिर है वो नेशनल इशू है, हम साथ खड़े हैं, आप भी आ जाएं। आप आज भी शहरी रहमान साहब ने भी ये कहा कि कोई इजलास बुला लेती हुकूमत, हमें एक पेज पर लेकर आती, ऑपोजिशन को मिलाती, बताती कि वो क्या कुछ कर रही है। कितने डेलीगेशन आपने भेजे हैं मुख्तलिफ ममालिक में, क्या किया आपकी कश्मीर कमेटी ने, क्या किया आपके जो है वो वजारत खारजा ने? आप बताएं ना, ऑपोजिशन को पूछ रहे हैं लोग। समझिए पिछले 1 साल में 3 बड़े मेजर काम हुए हैं। एक आप कह लें कि कबायली इलाका जात जो थे उनको पाकिस्तान में शामिल किया गया, KPK का हिस्सा बनाया गया और सूबाई गवर्नमेंट जो नॉन गवर्न थे गवर्न एरिया में शामिल हुए। दूसरा ये हुआ FATF का एक बड़ा इशू था वो, फिर तीसरा गिलगित बल्तिस्तान का। कहीं भी आप कह लें कि जो बड़े सीरियस और बड़े संजीदा सेंसिटिव इश्यूज थे, कहीं भी गवर्नमेंट जो है, अपोजिशन जो है वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी नहीं हुई। इतने जब आप कह लें कि आपकी एक सर्वाइवल का जहाँ पे इशू है, आपकी फ्यूचर का इशू है, वहाँ आप साथ नहीं खड़े होते और आप जाके बात करते हैं कि बलूचिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, ये मुल्क ऑक्युपाइड है, आप अल्ताफ़ हुसैन की तरह भड़के लगाते हैं, जलसे में खड़े होकर आप इस मुल्क को या इस मुल्क के कुछ हिस्सों को ऑक्युपाइड कहते हैं। तो फिर इन्होंने क्या कश्मीर का केस, कौन से कश्मीर के केस की बात कर रहे हैं? आज जहाँ पे आप कह लें कि तकरीबन कोई 2.5 करोड़ लोग कैद हैं, 554 दिन हो गए, 454 दिन हो गए उनको, 450 दिन हो गए जिनको कैद होते हुए, और हमें नवाज शरीफ साहब भाषण देते हैं कि हमें अपना घर ठीक करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि जिन लोगों के इमा पे वो कहते हैं उन्हें भी साथ प्लीज़ कह दें। इनके मोदी से बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, इनके घर आना जाना है, बगैर वीज़े के आ जाता है, शादियों ब्याह पे आता है, निवासी की शादी पे आता है, उसके वालदा को साड़ी दी जाती है, बड़ी अच्छी बातें हैं। लेकिन साथ उन्हें ये भी कह दें 2.5 करोड़ कश्मीरियों के साथ जुल्म कम कर दें ज़रा, या उन्हें ये कह दें कि बलूचिस्तान में जो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं, जो अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ दहशतगर्दी जो कर रहे हैं आप कह रहे हैं कबायली इलाका जात में या हमारे बॉर्डर के पास या हमारे शहरों में आकर जो दहशतगर्दी करते हैं वो कम कर दें। इतने अच्छे तल्लुकात का मुल्क को फ़ायदा होना चाहिए ना। इस मुल्क ने नवाज शरीफ को 3 बार वज़ीर आज़म बनाया, उनके भाई को या उनको मिला के 6 बार वज़ीर आला बनाया, इतना बड़ा जब मैंडेट, सबसे ज़्यादा इनको इज़्ज़त दी, तो क्या इन लोगों का हक़ नहीं बनता कि इन लोगों के लिए रिक्वेस्ट की जाए कि मोदी साहब हम इन लोगों पे बम न चलाओ, इन लोगों पे गोलियां ना मारो, इन लोगों को आप कह लें इन लोगों को कैदी ना बनाओ, यहाँ पे 2.5 करोड़ मुसलमानों को आप एक ओपन जेल में बंद ना कर दो, इन लोगों का आपने राशन बंद किया हुआ है, खाना पानी बंद किया हुआ है, उनको इकनॉमिकली तबाह कर दिया, उनके बाग उजाड़ दिए हैं, उनकी ट्रेड बंद कर दी है, उनकी औरतों का रेप करते हैं, तो खुदारा ये काम ना करें। सो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को, अपोजिशन को भी एक मैंडेट होता है, गवर्नमेंट का मैंडेट होता है, अपोजिशन का। ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं क्विकली आंसर ले लूं राणा साहब से। राणा साहब, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, FATF का मामला, हमारे ऊपर इतने मसले मसाइल रहे, 21 नकात पाकिस्तान अमल कर चुका था, अपोजिशन ने उसका इतना बतंगड़ बनाया कि कुछ ऐसे लॉज लेकर आ गए हैं हुकूमत कि हम उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन आप लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी को नहीं देखा। एक सेकेंड, सवाल कंप्लीट होने दें। मियाँ साहब तकरीर करते हैं, कोई उसमें ये पॉइंट नहीं होता कि हमें अपने मुल्क के लिए ये काम करना है, हमारे जो कश्मीरी भाई बहन हैं उन पर इतना जुल्म हो रहा है, भारत इतनी दहशत गर्दी कर रहा है बलूचिस्तान में, अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है, ये पॉइंट नहीं होते। इदारों के ख़िलाफ़ ये बात क्यों हो जाती है? उनकी तकरीरों में ये चीज़ें शामिल क्यों नहीं होती जिनकी बात चीमा साहब कर रहे हैं? समीर साहब, मैं ये अर्ज़ करूँगा, आप ये देखें कि 72 साल में मकबूजा कश्मीर पर किसी इंडियन हुकूमत को जुर्रत नहीं हुई कब्जा करने की। ये खान साहब की हुकूमत आती है, खान साहब दिसंबर 2015 में मोदी के पास इंडिया में गए थे,
और वो फुटेज सर ये बिला वजह की बहस है जो सवाल मैं कर रही हूँ, जवाब उसका दें। देखें मेरी बात सुनिए, अगर आपकी हुकूमत होती तब भी नरेंद्र मोदी ये कर लेता। और ये तो कोई बयानिया नहीं हुआ। तो मियां नवाज साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों के साथ कल भी थे, आज भी हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप इंडिया देख लें, कोई भी मुल्क पॉइंट टेकन, ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग का मामला नहीं है कि हमने ये कहा तो आपने ये कहा। अगर आप वाकई कहते हैं कि शहर है कि कश्मीर हमारी, तो मिलकर बैठकर काम करना